हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला का स्क्रीनिंग और रेफरल। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं एचआरपी का आकलन कैसे करें हम। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर अवश्य करें। एचआरपी हाई रिस्क प्रेगनेंसी उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था को कहते हैं। किसी भी आशा क्षेत्र में कुल गर्भवती महिलाओं में से लगभग 10% महिलाओं में जटिलता एचआरपी होने की संभावना होती है। एक आशा के क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या 1000 हो में पूरे साल में 2 से 3 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं मिलती हैं। एक उपकेंद्र के अंतर्गत लगभग 8 आशा हैं तो प्रति वर्ष 16 से 24 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं उपकेंद्र के अंतर्गत मिलती हैं। इस चीज़ की जानकारी सभी एएनएम को होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में कितनी आशा हैं, कितनी जनसंख्या हैं, उस हिसाब से कितनी एचआरपी निकलनी चाहिए। अगर उससे कम निकल रहा है तो ये मान लीजिए कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। एचआरपी का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जटिलताओं के आधार पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को 3 भागों में विभाजित करके हम वर्गीकरण कर सकते हैं। गर्भवती महिला के पूर्व गर्भावस्था या पूर्व प्रसव के आधार पर, दूसरा गर्भवती को पहले से कोई बीमारी हो उसके आधार पर, और वर्तमान गर्भावस्था में जटिलता के आधार पर। इन तीनों वर्गीकरण के आधार पर हम एचआरपी निकाल सकते हैं बिना किसी जांच के। बिना यूरिन या हीमोग्लोबिन के जांच के हम केवल उनका पूर्व इतिहास पूछ करके जानकारी निकाल करके हम एचआरपी जान सकते हैं। एएनएम द्वारा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच कर आरसीएच पोर्टल पर एचआरपी के अंकन एवं एमसीपी कार्ड भरने पर प्रति एचआरपी 200 रुपया एएनएम को दिया जाता है। एएनसी के साथ संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किए जाने पर प्रति एचआरपी 300 रुपया आशा को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इस चीज़ की जानकारी आशा को होनी चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र से अधिक एचआरपी निकाल सकें। एचआरपी के वर्गीकरण में पहला है पूर्व गर्भावस्था या पूर्व प्रसव के आधार पर। पूर्व में मृत शिशु का जन्म। हम अगर पहली बार कोई पंजीकरण के लिए सत्र पर आ रही है तो उससे हम ये बातों को पूछेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि पूर्व में मृत शिशु का जन्म तो नहीं हुआ था, या जन्मजात विकृत वाला बच्चा तो नहीं पैदा हुआ था, 2 या अधिक बार आपका गर्भपात तो नहीं हुआ था, पिछला बच्चा सिजेरियन ऑपरेशन से तो नहीं हुआ था, पिछले प्रसव में अधिक रक्तस्राव या पीपीएस तो नहीं हुआ था, पिछले प्रसव में उच्च रक्तचाप या दौरे नहीं पड़े थे। इन जानकारी को निकाल लेंगे हम, और इसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि महिला एचआरपी है या नहीं है। एचआरपी का दूसरा वर्गीकरण है पूर्व से कोई बीमारी हो या उसके आधार पर। जैसे महिला से हम ये भी पूछेंगे कि डायबिटीज़ तो या मधुमेह तो नहीं है, हृदय या गुर्दे की बीमारी तो नहीं है, टीबी या मिर्गी जैसी बीमारी नहीं है, पीलिया लीवर की बीमारी नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी तो नहीं है। अगर महिला बताती है कि इसमें से कोई लक्षण है या हुआ है या कोई बीमारी है तो एचआरपी की श्रेणी में आ सकती है। एचआरपी का वर्गीकरण का वर्तमान गर्भावस्था के आधार पर जटिलता निकाल सकते हैं हम। गंभीर एनीमिया, अगर कोई महिला 7 ग्राम से कम उसका हीमोग्लोबिन है तो एचआरपी की श्रेणी में आएगी। उच्च रक्तचाप 140 या आब्लिक 90 से अगर अधिक है रक्तचाप, सामान्य तौर पर 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। अगर 140 और 90 से अधिक है तो एचआरपी हो सकती है। आड़ा तिरछा बच्चा या जुड़वा बच्चा हो, योनि से रक्तस्राव हो रहा हो, एचआईवी और सिफिलिस पॉजिटिव महिला या मधुमेह से ग्रसित महिला, ये एचआरपी की श्रेणी में आ सकती है। ये हम पूछ करके उस लाभार्थी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न ये है कि एनीमिया जो बहुत गंभीर बीमारी तो नहीं है लेकिन बीमारी की जड़ है, ये है क्या?
शरीर में आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है, जो कि ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन कम बनने के कारण खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम होने की को ही एनीमिया कहते हैं। 20 से 30% मात्र मृत्यु का अंतर्निहित कारण एनीमिया हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि 20 से 30% महिलाएं एनीमिया के कारण मृत्यु को प्राप्त कर लेती हैं। अगर हम 70 पे महिलाओं को सही तरीके से उनकी जांच करें, चारों जांचें करें और उसकी देख रेख करें, तो स्वाभाविक है कि किसी महिला को मरने से हम बचा सकते हैं, और एक महिला ही नहीं, एक परिवार को बिखरने से हम बचा सकते हैं। NFS-5 के अनुसार कुल गर्भवती महिलाओं में से लगभग 45.9% महिलाएं एनीमिक होती हैं तथा लगभग 2.1% में गंभीर एनीमिया पाया जाता है। लगभग आधी महिलाएं एनीमिक होती हैं। ये बहुत गंभीर विषय है जिसकी देख रेख बहुत ज़रूरी है ताकि HRP न होने पाए। एनीमिया का गर्भावस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यथा गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म या कम वजन के बच्चे का जन्म होना एनीमिया के कारण ही होता है। कैसे पता करें कि गर्भवती महिला एनीमिक है? लक्षणों के आधार पर एनीमिया की पहचान नाखून, जीभ, हथेली और आँखों की पलकों की अंदरूनी सतह में लालिमा में कमी या फीकापन देख करके हम एनीमिया की पहचान कर सकते हैं, बिना किसी जांच के। अगर हम इसकी ये पूछ करके या देख करके हम एनीमिया की पहचान कर सकते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर की जांच कर एनीमिया का पता लगा सकते हैं। महिला का हीमोग्लोबिन जांच करके भी एनीमिया का पता लगा सकते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम प्रति DL या उससे अधिक होगा, गर्भवती महिला सामान्य मानी जाएगी। हीमोग्लोबिन का स्तर 10.9 से 7 ग्राम प्रति DL होना गर्भवती महिला में एनीमिया का सूचक है, और हीमोग्लोबिन स्तर 7 ग्राम प्रति DL से कम होना गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया का सूचक है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। तो प्रत्येक NC जांच में हीमोग्लोबिन की जांच करना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि चारों जांच में हीमोग्लोबिन का अगर हम जांच करेंगे तो ये अनुमान लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं कि पहली जांच में महिला का हीमोग्लोबिन कितना था, दूसरी जांच में बढ़ रहा है कि उतना ही है कि घट गया है। ये हम दूसरी जांच में पता कर सकते हैं। फिर उससे हम बात कर सकते हैं कि खाने पीने में अगर उसका हीमोग्लोबिन उतना ही है या घट रहा है, तो हम उससे बात कर सकते हैं कि आप खाने पीने में क्या खाती पीती हो और खाने में क्या आप ले रही हो। अगर खाना पीना भी उसका ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो हम सलाह दे सकते हैं कि आप डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लीजिए। ऐसा क्यों है? गंभीर एनीमिया HB 7 ग्राम पर DL प्रबंधन की रणनीति। अगर जिस महिला का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है, जो गंभीर एनीमिक है, उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए? महिला का HB 7 ग्राम प्रति DL से कम है तो उच्च स्वास्थ्य इकाई पर संदर्भित करना चाहिए। ऐसे जगह, ऐसे प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जहां डॉक्टर की देखरेख में आयरन सुक्रोज या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा सके। प्रत्येक महिला में आयरन सुक्रोज की मात्रा बॉडी वेट के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो कि उसे लगभग 4 से 6 बार दी जाती है। 2 डोज के मध्य लगभग 2 से 3 दिन का अंतर रखा जाता है। BOC एवं संगिनी यह सुनिश्चित कराएं कि गंभीर एनीमिक महिला है तो वह अपनी सारी डोज ले ले, यानी जितने उसके आयरन सुक्रोज के डोज लेने चाहिए उतनी वो ले ले। ये संगिनी और BOC की जिम्मेदारी होती है। संस्थागत प्रसव के लिए जन्म की तैयारी और समीक्षा सुनिश्चित करें। गर्भावस्था एवं प्रसव के 42 दिन तक फॉलोअप करें, जो HBNC के अंतर्गत आशा के द्वारा गृह भ्रमण में किया जाता है। आयरन सुक्रोज की सारी डोज मिलने के 48 घंटे के बाद महिला IFA की गोली का सेवन कर सकती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर रखा जाए तो अगर कोई गंभीर एनीमिक महिला है तो उसको HRP से बाहर लाया जा सकता है। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, ये भी एक गंभीर
समस्या है गर्भवती महिला के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाइपरटेंशन प्री एक्लेसिया मातृ मृत्यु का दूसरा मुख्य कारण है। 12% महिलाओं की मृत्यु इस कारण से होती है। 0.5 से 1% गर्भवती महिलाओं में उच्च रक्तचाप की संभावना होती है। हाइपरटेंशन या प्री एक्लेसिया का गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? महिला के लिए पक्षाघात या स्ट्रोक हो सकता है, झटके आना, दौरे पड़ना, फेफड़ों में पानी जाना या हृदय गति का रुक जाना, लीवर से रक्तस्राव, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव। बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्री एक्लेम्सिया भ्रूण में रक्त संचार को बाधित करता है, जिससे बच्चा अल्प विकसित पैदा होता है। प्री मेच्योर प्रसव हो सकता है और बच्चे में निम्न समस्याएं हो सकती जैसे झटके आने, दौरे पड़ना, जन्मजात विकृत होना, सीखने की क्षमता में कमी आना, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। महिला में हाइपरटेंशन प्री एक्लेम्सिया की जोखिम की अधिक संभावना वाली महिलाएं, ये हाइपरटेंशन किसको हो सकता है, किस गर्भवती महिला को होने की ज़्यादा संभावना होती है? पहली गर्भावस्था या किशोरियों में गर्भावस्था 13 से 19 वर्ष के बीच में अगर कोई महिला गर्भवती हो रही है, 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिला गर्भवती हो रही है, तो उसमें ये समस्या आ सकती है। पिछली गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का होना, परिवार में किसी को हाइपरटेंशन होना, ये भी एक कारण है। गर्भ में जुड़वा बच्चे होना या धूम्रपान, मादक तत्वों का सेवन करना, जो महिला धूम्रपान करती है उसे भी ये दिक्कत हो सकती है। पूर्व से डायबिटीज़ या किडनी रोग से ग्रसित महिला को हाइपरटेंशन की समस्या होने की ज़्यादा संभावना होती है। हाइपरटेंशन या प्री एक्लेम्सिया का लक्षण क्या हो सकता है? शरीर में सूजन, यूरिन में प्रोटीन और उच्च रक्तचाप का होना। इसके अतिरिक्त अत्यधिक तेज़ी से वजन बढ़ना, अत्यधिक सिर दर्द, पेट में दर्द, विशेषकर ऊपरी दाहिने हिस्से में, कम पेशाब होना, पेशाब बंद होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, अत्यधिक उल्टी आना, दृष्टि में परिवर्तन, धुंधला दिखाई देना, चकाचौंध दिखाई देना। ऐसी स्थिति में तुरंत संदर्भन करें, उसे तुरंत किसी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसको तुरंत रिफर करना चाहिए। गर्भावस्था के चौथे माह से प्रसव होने तक कैल्शियम की गोली का सेवन किया जाना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कैल्शियम की गोली का सेवन भोजन के साथ पश्चात दिन में 2 बार सुबह शाम करना चाहिए। महिलाओं को, गर्भवती महिला के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। गर्भावस्था के दौरान खतरे के कुछ लक्षण हैं। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो बिना लापरवाही किए तुरंत प्रथम संदर्भन इकाई पर रिफ़र कर देना चाहिए। जैसे योनि से खून का बहना, रक्तस्राव होना। अगर महिला के योनि से रक्तस्राव हो रहा है तो तुरंत उसको प्रथम संदर्भन इकाई पर रिफ़र कर देना चाहिए। दूसरा, सफ़ेद बदबूदार स्राव। अगर योनि से श्वेत और बदबूदार गुप्तांग से पानी आ रहा है तो उसको तुरंत प्रथम संदर्भन इकाई पर भेज देना चाहिए। अगला है बुखार। तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर बुखार का टेम्परेचर है तो उसको पैरासीटामॉल की गोली देना चाहिए। 48 घंटे इंतज़ार करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कोई फ़ायदा ना हो तो उसे तुरंत रिफ़र करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही करना ठीक नहीं होता है। भ्रूण का हिलना डुलना बंद हो, अगर महिला बता रही है कि उसका बच्चा हिल डुल नहीं रहा है तो भी तुरंत सरकारी अस्पताल में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला है पेशाब करते समय दर्द या जलन। महिला बताती है कि पेशाब करते समय दर्द और जलन है तो भी उसको तुरंत अस्पताल रिफ़र करना चाहिए। अत्यधिक सिर दर्द या आँखों के आगे धुंधलापन। महिला अगर बता रही है कि अत्यधिक सर दर्द कर रहा है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगला है कि चेहरा, हाथ पैर में सूजन। अगर हाथ पैर सूज गया जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, तो महिला को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शरीर में ऐंठन, दौरे पड़ना, आँखें घूम जाना, चेहरे और हाथ में अकड़न होना, शरीर में ऐंठन, शरीर ऐंठ रहा है
तो भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर समस्या हो सकता है और एचआरपी के लक्षण हो सकते हैं। खून की गंभीर कमी, जीभ का रंग सफ़ेद, कमजोरी, सारे शरीर में हल्की सूजन अगर है तो भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रथम संदर्भन इकाई पर रिफर करना चाहिए। महिला को अगर रतौंधी आ रही है, महिला को रात में देखने में कठिनाई हो रही है, तो भी इसको प्रथम संदर्भन इकाई पर भेज देना चाहिए। आगे है कि गर्भ में एक से अधिक शिशु, पेट की जांच के दौरान एएनएम या चिकित्सक को ये पता चलता है कि महिला के पेट में जुड़वे बच्चे हैं, तो तुरंत इसकी देख रेख के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। शिशु की असामान्य स्थिति, पेट की जांच के दौरान एएनएम या चिकित्सक इसकी आशंका अगर होती है कि बच्चा पेट में असामान्य स्थिति में है, जैसे नाल को लपेट लिया है या नाल फंस गया है या अन्य इस तरह की कोई दिक्कत हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उच्च जोखिम वाली गंभीर महिलाओं को कहाँ संदर्भन करना चाहिए और कौन से लक्षण पर संदर्भन करना चाहिए? पर जैसे बुखार हो रहा है, सांस तेज चल रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अत्यधिक उल्टी हो रही है, पेशाब करने में परेशानी हो रही, बीपी का बढ़ जाना, अगर ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें तुरंत पीएचसी सीएचसी या प्रथम संदर्भन इकाई पर भेजना चाहिए। अगला है कि इसमें से अन्य क्या लक्षण हो तो भी भेज देना चाहिए। योनि से रक्तस्राव, अत्यधिक सिर दर्द के साथ धुंधला दिखाई देना, झटके आना, बार बार बेहोश होना, लगातार पेट दर्द, समय पूर्व प्रसव होना, प्रसव पूर्व झिल्ली का फटना, गंभीर एनीमिया 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन, भ्रूण का हिलना डुलना बंद होना, योनि से बदबूदार सफ़ेद पानी आना, ये सब अगर महिला के अंदर दिक्कतें हैं तो उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एफआरयू या प्रथम संदर्भ इकाई पर भेजना चाहिए। ये एचआरपी निकालने में या चिन्हित करने में एएनएम के साथ साथ आशा और बीयूसी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है और इन लोगों के सहयोग से एचआरपी निकाला जा सकता है और इनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एक काम और भी किया जा सकता है कि अगर इस वीडियो को गर्भवती महिला को दिखाया जाए या उनसे शेयर किया जाए और उसे बताया जाए कि अगर इसमें से जो भी समस्याएं हैं, अगर इसमें से कोई समस्या आपको हो तो तत्काल आशा एएनएम से संपर्क करें और तुरंत प्रथम संदर्भन इकाई पे उनको रिफ़र किया जा सके। तो बहुत सारी महिलाएं जो एचआरपी होने वाली हों तो एचआरपी होने से बचाया जा सकता है। तो आप लोगों का योगदान बहुत सराहनीय रहेगा। माँ बच्चे की मुस्कान हो प्यारी, स्वस्थ समुदाय हम सबकी जिम्मेदारी। तो बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गर्भवती महिला को बचाने में। नमस्कार।